नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां कंजावाला केस पर पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है, जहां मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। हर तरीके के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। फॉरेंसिक और लीगल टीम के साथ जल्द जांच होगी। लड़की की बॉडी कार में फंस गई थी, तो वहीं बॉडी को 8 से 10 किलोमीटर तक घसीटा गया। हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। परिवार वालों के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। तो देखिए, बेहद ही संवेदनशील ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर अभी कई बड़े सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, उनको सुलझाया जा रहा है। बड़े आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन क्या कुछ सत्यता है, अब वो जांच के बाद पता लगेगा। तो देखिए, बॉडी को करीब 8 से 10 किलोमीटर तक घसीटा गया है। लड़की के साथ बर्बरता का ये पूरा मामला है। अब इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। हर एक एंगल से जांच हो रही है। परिवार वालों के संपर्क में है दिल्ली पुलिस और कोऑर्डिनेशन के साथ ही जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी पहलू छूटे ना और निश्चित तरीके से जांच हो। तो मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है इस पूरे मामले पर, और इसी के साथ हर तरीके के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं इस पूरे मामले पर, जहां किस तरीके से ये लड़की के साथ बर्बरता हुई है, उस पूरे मामले पर अब जांच हो रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 304 का मुकदमा भी दायर किया गया है और इसी के तहत किस तरीके से आगे कार्रवाई करते हैं पुलिस, ये देखना होगा। सुल्तानपुरी हॉरर केस मामले में लड़की का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है, जहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ है। तो सुल्तानपुरी हॉरर केस मामले में लड़की का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम किया गया है। तो सुल्तानपुरी हॉरर केस मामले में लड़की का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसके आधार पर आगे की जांच देखिए बढ़ाई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने चश्मदीदों से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। छावला मामले में एक और चश्मदीद सामने आए, जिनका नाम है विकास। विकास, क्या हुआ था उस रात? उस रात मैं कंजावला की तरफ से आ रहा था। एक ऑर्डर, मैं जोमेटो में जॉब करता हूँ, एक ऑर्डर मेरे पे असाइन हुआ था। मैं ऑर्डर लेने के लिए जा रहा था रेस्टोरेंट। तो जैसे ही मैं अग्रसेन हॉस्पिटल वाला रोड है, उस रोड पर जैसे ही मुड़ा, वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी। वही गाड़ी बड़ी स्पीड, मतलब स्पीड 40 से लेकर 60 के बीच में की स्पीड थी। वो गाड़ी, उसकी गाड़ी और मेरी बाइक आपस में टकराने से बची, तो मेरी बाइक अनबैलेंस हो गई है ना। जैसे मैंने अपनी बाइक संभाली तो वो मुड़ चुके थे रोहिणी की तरफ को जाने के लिए। 100-150 मीटर आगे चौकी है। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी गाड़ी मोड़ी, कंजावला की तरफ को गए। विकास, कैसे कह सकते हो कि वो वही गाड़ी थी जो टीवी में दिखाई जा रही है? जी, मैंने टीवी में पहली बात तो आज सुबह ही देखी है। रात को मेरे को 2 बजे के करीब, मेरे को 2 तो नहीं 3 बजे के 2-3 बजे के करीब मेरे यार दोस्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। मैं अपने जॉब पे ही था उस टाइम। तो मैंने उससे बोला, मैंने अपने 2 दोस्तों को बताया। मैं कहा यार ये तो मेरे आगे की बात है। और उस टाइम मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी करा था। उन दोनों दोस्तों को जब मैंने बताया, फिर मैंने अपने यहाँ थाने में इन्फॉर्म कर दिया। आप थाने में खुद से गए? हाँ जी। विकास, क्या था उस समय का, अगर हम दृश्य जानना चाहें दर्शकों को बताना, क्या देखा था उस समय? आपने बताया कि एक गाड़ी आपके पास से गई। गाड़ी जब वो कंजावला की तरफ गाड़ी मुड़ी थी, तो उसमें से पीछे की साइड से लड़की का सर देखा मुझे। तो देख के मैं थोड़ा डर गया। फिर ना, अब रात का टाइम था तो डर तो वैसे भी डर रहता ही हमें तो, लेकिन रात का टाइम था तो मैंने थोड़ा बहुत मैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ गया, ऑर्डर पिक करके, ऑर्डर डिलीवर करके। तो उसी चीज़ के बारे में मैं सोचता रहा। फिर मैंने सोचा आगे चौकी उसको इन्फॉर्म कर दूं।
चौकी पे कोई नहीं था, 2 पुलिस वाले मिले, उनको मैंने इन्फॉर्म करा, उन्होंने मेरे से ये बात बोल दी कि हम देख लेंगे, बाकी तू चल। वो पुलिस वाले चौकी पे मिले या कहीं और? चौकी पे कोई नहीं था, वो कहीं और मिले, बाइक पे आ रहे थे वो। बताते हैं कि विकास का ये कहना है कि अगर समय रहते पुलिस इस सारे मामले पे कार्रवाई कर लेती या फिर चौकी पर कोई होता तो हो सकता है वो बच्ची आज जिंदा होती। किरणपाल सिंह, दिल्ली। तो वहीं कंधावला कांड पर आप विधायक महेंद्र गोयल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल थाना सुल्तानपुरी पहुंच चुके हैं। सर, जिस तरीके से नए साल के जश्न में जब देश डूबा हुआ और उस वक्त दिल्ली को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आती है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये घटना बहुत निंदनीय घटना है, मानवता के खिलाफ है और ये निर्भया 2 पार्ट प्रतीत हो रहा है। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि 7 बजे तो पूरे दुनिया के चैनलों के ऊपर दिल्ली की ये घटना घट जाती है और FIR 3:53 के ऊपर होती है। ये कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे काफ़ी राजनीतिक पार्टियों का या राजनीतिक शक्तियों का हाथ था। कहीं अभी तक सेटिंग की बात चल रही थी शायद, इसलिए 3:53 के ऊपर ये FIR लॉन्च की गई है, वरना तो सोच रहे थे कि ये मामला दबा दिया जाएगा। तो मतलब 5 आरोपियों में से जो एक आरोपी मित्तल है, उनका इस भाजपा के नेता मनोज मित्तल से कुछ साठगांठ हो? देखिए, मैं पूरे तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रथम दृष्टिया यदि आपको दिखता है 7 बजे तो सारे मीडिया के चैनलों के ऊपर वो घटना घट रही है और 3:53 के ऊपर में FIR हो रही है, ऐसा क्यों? ये तो आपके समक्ष है, तो सवाल आप लोगों के जिम्मे छोड़ रहा हूँ मैं, आपकी इसकी तहकीकात भी करें और हम तो बिल्कुल सीधा सीधा ये आरोप ही नहीं, बिल्कुल सच के साथ में कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सेटिंग की बात हो रही थी। अब निर्भया पार्ट 2 आपने जैसा कि कहना है, तो क्या कमी कहाँ है आखिर? कमी इस समय प्रशासन के अंदर बहुत सी कमी चल रही है। हम बार बार कहते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, जो घटनाएं रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को तत्पर होना चाहिए लेकिन उनको नहीं रोक पा रही है। ये मानवता की बिल्कुल हदें पार कर दी गई हैं, शायद जिंदगी के अंदर ऐसा किसी को देखने को ना मिले, ये हम हमेशा चाहते हैं। ये थे हमारे साथ विधायक महेंद्र गोयल, जिन्होंने बताया कि ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं बड़ा ही शर्मनाक है और इसे उन्होंने नाम दिया है निर्भया पार्ट 2। और उन्होंने बताया कि मैं आपको दूसरी तरफ एक बोर्ड दिखा दूं जो भाजपा नेता भाई मनोज मित्तल वार्ड 42 मंगोलपुरी के जो सह संयोजक हैं, 5 आरोपियों में से एक जो मित्तल है उनके ऊपर उंगली उठाते हुए महेंद्र गोयल ने ये कहा कि हो सकता है कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं साठगांठ हो। किरणपाल सिंह, दिल्ली। मामले पर स्पेशल CP सागरप्रीत हुड्डा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है, उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा, तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम 2016 में हुए नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है, जहां कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 6 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं के जरिए नोटबंदी के फैसले में कमियां गिनाई गई थी, जिसमें जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिसंबर को मामले पर सुनवाई पूरी की थी और आज जस्टिस BR गवई ने इसका फैसला सुनाया है। तो देखिए, नोटबंदी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जहां 5 जजों की संविधान बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जहां बेंच ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी, कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। बेंच ने आगे कहा है कि आर्थिक फैसले को अब पलटा नहीं जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने अपना रुख साफ किया और लिखा है कि संविधान पीठ ने फैसला 1-4 के बहुमत में सुनाया है। तो नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है।
तो नोटबंदी पर सरकार की क्या दलील थी? सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की थी, तो प्रचलन में चल रहे 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे। काले धन को खत्म करने के उद्देश्य से नोटबंदी लाई गई थी। इसी के साथ साथ देश को कैशलेस बनाना नोटबंदी का बड़ा मकसद था। नकली नोटों को खत्म करना और बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके, ये बड़ा उद्देश्य था। तो वहीं आतंकियों को और नक्सलियों की कमर तोड़ना, सरकार ने इस पूरे एजेंडे के तहत डिमोनेटाइजेशन लेकर आई थी सरकार, और इस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। याचिकाएं डाली गई थी जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब खारिज कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उस वक्त सही फैसला लिया था, अब इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जहां यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के आदेश दिए थे। तो यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की, जहां हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद बड़े सवाल कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी खड़े हो रहे थे कि आखिर सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है। और इसको लेकर देखिए, अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 4 जनवरी को याचिका पर सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है इस पूरे फैसले पर, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि ओबीसी आरक्षण के लिए अब समिति का भी गठन कर दिया गया है और बाकायदा 6 महीने का समय भी दिया गया है। इसके आधार पर सर्वे होगा, रिपोर्ट तैयार होगी। जो ट्रिपल टेस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिसके तहत हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया कि बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराएं, अब उसको भी फॉलो किया जाएगा। पूरा ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसका पालन होगा, और इसी के लिए समिति का गठन हुआ है। लखनऊ से अब खबर, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने यात्रा के लिए आमंत्रित किया। राहुल गांधी का चिट्ठी के लिए धन्यवाद। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उन्होंने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। तो कल उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी, और इसके लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस ट्वीट के जरिए। और साथ ही साथ बीएसपी को निमंत्रण देने के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां आतंकी हमले के बाद जम्मू में हाई अलर्ट है, जहां मेंढर में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके से सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर अब सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क हैं, और जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी हमले के बाद जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मेंढर में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो देखिए, आतंकियों के नापाक इरादे सफल ना हो पाए, इसकी पुरजोर कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। साल का नया दिन और पहले ही दिन खूनी साजिश रची गई आतंकियों की तरफ से। इस साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल तैनात है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। छिपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालने की बड़ी कोशिश हो रही है, और इसी के तहत हाई अलर्ट पर रखा गया है संवेदनशील इलाकों को। महाराष्ट्र के जालना में बीजेपी युवा मोर्चा ने एनसीपी नेता अजीत पवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अजीत पवार पर आरोप है कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत बयान दिया था। बीजेपी के युवा मोर्चा की ओर से अजीत पवार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर बीजेपी के युवा जिला अध्यक्ष सुजीत जोगस ने कहा कि अजीत पवार अपने पद का
राजीनामा देकर माफी मांगे। नालंदा में जेडीयू के कद्दावर नेता और पार्टी के जिला अध्यक्ष पद की 4 बार कमान संभालने वाले सिया शरण ठाकुर का निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकंगरसाय प्रखंड के छोटकी धावा गांव पहुंचे। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, साथ ही परिवार के सदस्य से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिया शरण ठाकुर गहरे रूप से पार्टी से जुड़े थे। पार्टी के कार्यों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वे पार्टी की ओर से दिए गए कार्यों को बहुत ही जिम्मेदारी और लगन से करते थे। उनके निधन से पार्टी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा प्रखंड क्षेत्र के बोखड़ा पंचायत में अचानक आग लग गई, जहां आग लग जाने से लाखों संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बोखड़ा पंचायत में वार्ड 11 में भोला शर्मा के घर पर आग लग जाने से घर जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। एक महिला एक पुरुष बुरी तरीके से झुलस गए, गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अनवर आलम, मोहम्मद जिशान, मोहम्मद शमशाद, राजकुमार शाह ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए प्रशासन से सहायता मुहैया कराने की मांग की है। सुपौल के त्रिवेणीगंज जनोमंडलीय अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी पर सफाई कर्मी अस्पताल में सफाई करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर भी मोबाइल टॉर्च की रोशनी पर ही मरीज का इलाज करते हैं। जब मामले को लेकर अस्पताल की सफाई कर रहे कर्मी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कई दिनों से बिजली जाने पर जनरेटर स्टार्ट नहीं किया जाता है, जिस कारण से हम लोगों को मोबाइल की रोशनी पर ही सफाई करनी पड़ती है। वहीं ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार ने रविवार से ही जनरेटर खराब होने की बात कही और बताया कि अब तक जनरेटर को सही नहीं किया गया है, जिस कारण से मरीज को मोबाइल की रोशनी पर ही इलाज करना पड़ता है। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में विपक्षी उम्मीदवार के समर्थन में बस मालिक को प्रचार प्रसार करना महंगा पड़ गया। चुनावी रंजिश में आरजेडी नेता और उसके गुर्गों ने गोप ट्रांसपोर्ट की यात्रियों से भरे 2 बसों के शीशे तोड़ दिए। हमले में बस में सवार यात्री बाल बाल बच्चे हैं। कटिहार के एसपी जितेंद्र कुमार ने पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जितेंद्र कुमार ने हत्या, डकैती, लूट, दंगा, बलात्कार और मद निषेध की हुए वारदातों में पुलिस की उपलब्धि बताई है। हमारा जो चैलेंज था, इसमें जो घटना हुई थी तेलता ओपी में जो हुई थी और एक घटना हुई थी बरारी में, तो इसमें हम लोग को जो संजीव मिश्रा जो हत्याकांड हुई थी उसमें जो मेन एक्यूज है उनकी कुर्की करके हम लोगों ने इनाम के लिए हम लोगों ने उसको भेज दिया है। अब उस पर जो है इनाम जल्द ही जो है उस पर घोषित हो जाएगा और उसको जल्द ही जो है हम लोग पकड़ लेंगे। ये जो घटना हुई है बरारी की, इस पर प्रतिदिन जो है मॉनिटरिंग हो रही है। 8 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं और होपफुली जो है बहुत जल्द जो है हम लोग इसमें सफलता प्राप्त करें। तो हमारा जो चैलेंज था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए महाविकास आघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। महाविकास आघाड़ी थी। तो देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा उद्धव ठाकरे पर। उन्होंने तमाम बातों को लेकर उनको घेरा, साथ ही साथ अब किस तरीके से महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, क्या बड़े बिंदु हैं, वो उन्होंने सभा के सामने रखे और उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान क्या कुछ खामियां रहीं वो भी उजागर की। सीबीआई को इंक्वायरी थमाने से पीछे हट गए। एनसीपी और
कांग्रेस के दबाव में आकर के क्या हो गया था। भ्रष्टाचार ऐसे करने लगे, 3-3 दुकानें खुल गई, 3-3 दुकानें। पहले शिवसेना को दो, यानी उद्धव को दो, उनके यहां जाइए, वहां माथा टेकिए, फिर कांग्रेस में माथा टेकिए, फिर एनसीपी में माथा टेकिए। माथा टेकते टेकते माथा ही झुक गया। और उसी तरीके से इनके यहां भी महाविकास आघाड़ी थी, और उस महाविकास आघाड़ी में हमारा है, बीजेपी का है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और उनका है डीबीटी, मतलब डीलरशिप, ब्रोकेज और ट्रांसफर्स। यही करते चलो, डीलरशिप लो, ब्रोकेज करो, दलाली करो और ट्रांसफर्स में धंधा कमाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे दुख होता है कि महाराष्ट्र, जो अपनी जवान के लिए जाना जाता था, जो अपने शौर्य के लिए जाना जाता था, जो वीरता के लिए जाना जाता था, आज वहां सत्ता के लालच में आकर शिवसेना, उस समय की उद्धव की शिवसेना ने मुख्यमंत्री के कुर्सी के लालच के कारण पीठ पे छुरा भोग करके उन लोगों का साथ दे दिया जिनके खिलाफ स्वर्गीय बाला साहब देवरस सारी जिंदगी लड़ते रहे, उनके साथ जाकर के मिल गए। यह परिस्थिति ला करके खड़ी। हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस ने नए साल के दूसरे दिन को एक अलग अंदाज में मनाया। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर पुलिसकर्मियों के स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया और उन्हें मोटिवेट किया। कमिश्नर ने एक अलग तरीके से उन्हें लोगों की सेवा करने का संदेश दिया। इस मौके पर कमिश्नर विकास अरोड़ा ने पुलिसकर्मियों को अपने खास अंदाज में जागरूक किया। तो देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों को इस दौरान मोटिवेट किया, उनके कर्म के प्रति, और साथ ही साथ एक मेंटल स्ट्रेस जो होता है जिसको दूर करने की एक बड़ी नसीहत और इसी के साथ बड़ा सुझाव भी दिया गया। पंजाब के तिगांव विधानसभा के निमका गांव में आयोजित विशाल कबड्डी टूर्नामेंट में विधायक राजेश नागर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। विधायक के पहुंचने पर ग्रामवासियों ने पगड़ी पहनाकर अतिथि सत्कार किया। इसके बाद विधायक राजेश नागर ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। विधायक राजेश नागर ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। विधायक राजेश नागर ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। प्रत्येक गांव में व्यायामशाला खोली गई है। तो बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजेश नागर ने शिरकत की और इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया है। पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नीमका गांव में विशाल कबड्डी टूर्नामेंट का ये बड़ा आयोजन था, जिस पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजेश नागर ने शिरकत की और इस दौरान उनका स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने भी उनसे आशीर्वाद लिया और वो भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए। तो विधायक राजेश नागर की तरफ से किस तरीके से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया है, जहां फूल माला और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत हुआ। इस कबड्डी आयोजन में खिलाड़ी और बेहतर कर सकें, इसको लेकर मोटिवेट उनकी तरफ से किया गया। खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर देखिए ये आयोजन था और किस तरीके से खिलाड़ी उनसे मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि अच्छा वो खेल सकें, और इसी के साथ वो भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। साथ ही जिन्होंने आयोजन किया है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनका भी उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया कि किस तरीके से ये बड़े स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।